रोहित हेयर। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, मैरिटल रेप जो कंसेप्ट चल रहा है अभी न्यूज़ में। क्यों पहले मैरिटल रेप वाला जो टॉपिक है ये आपके मेंस और इंटरव्यू में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपका एक व्यू पॉइंट बनेगा और उस व्यू पॉइंट के तहत आपको जज किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मैरिटल रेप न्यूज़ में क्यों है। अगर आप मैरिटल रेप देखें तो न्यूज़ में इसलिए है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे पिटीशन इस पर पेंडिंग थे, उन सारे पिटीशंस को क्लब करके और उस पर हियरिंग कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है और आज न्यूज़ में, इंडियन एक्सप्रेस में भी और सब जगह है। तो हम देखते हैं कि मैरिटल रेप है क्या, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। मैरिटल रेप दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट इसको सही कहेगा, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इसको गलत कहेगा। दोनों के क्या विचार हैं, उन सारे विचारों को आपके सामने मैं रख दूंगा और आपको फाइनल एक व्यू पॉइंट अपना बनाना होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहली बात, जो मैरिटल रेप की जो बात है, भारत में मैरिटल रेप का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्या होता है मैरिटल रेप वो हम आगे देखते हैं, पर भारत में मैरिटल रेप का कोई कंसेप्ट नहीं है। पर और सब देश, तकरीबन 50 देश मैरिटल रेप को डिफाइन करते हैं कि क्या है और उसके खिलाफ पेनल प्रोविजन है। मैरिटल रेप जो है, आप मैरिटल रेप नहीं, जो रेप जो है वो आईपीसी की धारा सेक्शन, अगर आप आईपीसी की धारा देखेंगे तो सेक्शन 375 में रेप का डिस्कशन है। जो रेप है सेक्शन 375 रेप से डील करता है। क्या है सेक्शन 375? तो सेक्शन 375 अगर आप देखें तो रेप को डिफाइन करता है और रेप को डील करता है। पर एक चीज आप यहीं पे याद रखिएगा, जो रेप का जो टर्म है बहुत ही लूजली डिफाइंड है, बहुत ब्रॉड कंटूर है रेप। उसका जो डेफिनेशन है बहुत ही ब्रॉड कंटूर है, उसका एक पार्ट हमने लिखा है। तो ये क्लियर हो गया कि 375 रेप से डील करता है। पर इतना न्यूज में क्यों है? सेक्शन 375 में एक क्लॉज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 375 का अपवाद। क्या है अपवाद? और इसी को लेकर सारा विवाद छिड़ा हुआ है और कोर्ट में इसी पर बहस चल रही है। सेक्शन 375, पहले आप रेप देखें। एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, इन दोनों का एक फिजिकल रिलेशन होता है। जो फिजिकल रिलेशन जो सहमति के साथ होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी सहमति है। पर अगर फिजिकल रिलेशन कंसेंट के खिलाफ होता है, सहमति के खिलाफ होता है, उसी फिजिकल रिलेशन को आप रेप कहते हैं, जिसको हिंदी में आप बलात्कार कहते हैं। सेक्शन 375 इस रेप से डील करता है। पर इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि ए और बी में जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है, अगर नॉन कंसेंसुअल है, असहमति के साथ है, तब तो वो रेप है। पर अगर ए हस्बैंड है और बी वाइफ है और जो फिजिकल रिलेशन असहमति के साथ बनता है, नॉन कंसेंसुअल बनता है, वह रेप के दायरे में नहीं आएगा। अर्थात कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा, अगर पत्नी की असहमति के बावजूद पति अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप के श्रेणी में नहीं आएगा। और यही सारी समस्या का मूल जड़ है, यही पे प्रॉब्लम है। और यही जो चीज़ होता है, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बिना सहमति के साथ रिलेशनशिप बनता है, इसको आप मैरिटल रेप बोलते हैं। और आपको पता है कि सेक्शन 375 में ये अपवाद की श्रेणी में आता है, इसलिए भारत में मैरिटल रेप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बोलेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कहेगा कि वो अपवाद सही है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहेगा कि वो अपवाद गलत है। जो पहला स्कूल ऑफ थॉट जो कहेगा कि अपवाद सही है, वो थोड़ा सा स्कूल जो है कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट है। और जो स्कूल ऑफ थॉट ये कहेगा कि वो अपवाद गलत है, वो जो स्कूल है वो प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट है।
वो प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट है। दोनों के क्या व्यू पॉइंट हैं मैं आपके समक्ष रखता हूं एंड यू विल हैव टू टेक अ कॉल। देखिए, जो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या कहता है। कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि साहब हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ये हस्बैंड है और ये वाइफ के बीच में अगर नॉन कंसेंसुअल रिलेशनशिप बनता है दोनों के बीच में, तो आप उसको रेप क्यों कहना चाहते हैं। अगर असहमति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप वाइफ के साथ वो बनाता है तो वो एक तरह का क्रूएल्टी कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, क्रूरता दिखा रहा है अपनी पत्नी के साथ। और जब क्रूरता दिखा रहा है अपनी पत्नी के साथ तो आईपीसी की धारा सेक्शन 498 क्रूएल्टी से डील करने के लिए है, क्रूरता से डील करने के लिए है। तो जो महिला है वो 498 ए के तहत केस कर सकती है और हस्बैंड को पनिशमेंट दिला सकती है। तो आप रेप करने के लिए क्यों इतना उतारू हैं, उसको रेप मत कहिए। अगर रेप का अपवाद है सेक्शन 375 में तो छोड़ दीजिए, उसको 498 के तहत हम लोग पनिशमेंट दिला सकते हैं। पर ये जो लॉजिक है अभी आपको प्राइमा फेसी ठीक लग रहा होगा, पर ये लॉजिक जो प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि ये लॉजिक हॉलो है, सैलो है, छिछला है। क्यों सैलो है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि बात इसकी नहीं है कि इस हस्बैंड को हमने पनिशमेंट दिलाया कि नहीं, बात ये है कि ये हस्बैंड रेपिस्ट है कि नहीं। रेपिस्ट जो है वो एक मानसिकता है, बात उसको पनिशमेंट दिलाने की नहीं है कि हम 498 में उसको 1 साल का पनिशमेंट दिला दिए, 2 साल का पनिशमेंट दिला दिए। बात उसको रेपिस्ट कहने की है कि वो रेपिस्ट है कि नहीं। और याद रखिएगा, एक कोई चोरी भी करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलता है, पर जब आदमी रेपिस्ट होता है तो उसके साथ एक सामाजिक धब्बा लगता है, सोशल टैबू है। और याद रखिएगा, तो ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो पूरी जो डिस्कशन का सार है, उसको पनिशमेंट, हस्बैंड को पनिशमेंट दिलाने की बात नहीं है, उसको रेपिस्ट कहने की बात है, उस मानसिकता पर प्रहार है। इसलिए प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट इस लॉजिक को हॉलो कहता है। दूसरा डिस्कशन, पॉइंट नंबर 2 हम लोग ध्यान से देखें कि पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट का क्या कहना है और उसका क्या कहना है। जो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट कहता है वो कहता है कि जो मैरिज है साहब, मैरिज जो है वो एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में सामाजिक और लीगल कॉन्ट्रैक्ट दोनों है। सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? आप सामाजिक बंधन में बनते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करेंगे या मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के तहत आप शादी कर रहे हैं। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो उसमें रेप वगैरह टाइप का जो टर्म को इस्तेमाल करना बहुत ही इफेक्टिव नहीं है। पर आप ध्यान से देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो या लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, मैं उसको उदाहरण देता हूं। हस्बैंड है और एक वाइफ है। वाइफ अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, वाइफ अपने पीरियड के समय में है। जब पीरियड के समय में है तो वाइफ ने सेक्स के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ना बोल दिया। इसके बावजूद हस्बैंड बिना उसके कंसेंट के, जोर जबरदस्ती के फिजिकल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रहा है। उस केस में, उस क्रूरता भई केस में, वह क्रूरता तो बहुत छोटा वर्ड है, वो जो है सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट को ताक पर रख दिया है। जब इस तरह की वो हरकत दिखा रहा है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट को ही हैज थ्रोन दोज कॉन्ट्रैक्ट इनटू द डस्टबिन। और वहां पे जब डस्टबिन में आप करते हैं तो वहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी भावनात्मक संबंध होता तो इस तरह के समय में, जब मासिक धर्म का पीरियड चलता है, उस समय इस तरह की हरकत वो नहीं करता। इसलिए दिस इज नथिंग बट अ शेयर केस ऑफ रेप। जो तीसरा स्कूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर चेक करेंगे। आखिर में देश में अगर आपको रहना है तो देश तो संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट करते हैं इसका। अगर संविधान सम्मत है तब तो ठीक है वो अपवाद, अगर संविधान सम्मत नहीं है तो इट मस्ट बी, उसको स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट पर देखिए तो ये संविधान, वो जो अपवाद है वो संविधान के धारा आर्टिकल 14, 15, 19 और 21, इन सब आर्टिकल का वायलेशन में है। कैसे आर्टिकल का वायलेशन में है? अब ध्यान से देखिए, आर्टिकल 14 किस चीज की बात करता है? आर्टिकल 14
इक्वलिटी की बात करता है। पर यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि यू आर क्रिएटिंग अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of marital status। कैसे? आप देखिए, एक ए है, एक बी है। ए और बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अगर लड़की के बिना सहमति के ये फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? रेप। वही ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। यहां पर हस्बैंड वाइफ के बिना सहमति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाता है, दिस इज नॉट रेप। सेम लड़की जो मैरिड है और सेम लड़की जो अनमैरिड है, वहां पर इसमें भी इसने असहमति प्रकट की, इसमें भी इसने असहमति प्रकट की, पर चूंकि ये मैरिड है तो यह रेप की श्रेणी में नहीं आ रहा है, और यह मैरिड नहीं है तो रेप की श्रेणी में जा रहा है। इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस विच इज अगेंस्ट द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसलिए सेक्शन जो अपवाद है उसको स्ट्रक ऑफ होना चाहिए, उसको कोर्ट को स्ट्रक करना चाहिए। दूसरा, आप ध्यान से देखें तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहता है? राइट टू एक्सप्रेशन है। हर व्यक्ति का राइट टू एक्सप्रेशन है, उसको अपना एक्सप्रेस करने का अधिकार है। जब राइट टू एक्सप्रेशन है तो लड़की एक्सप्रेस कर रही है, लड़की जो एक्सप्रेशन है कि हमें फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं जाना है, फिर भी आप जा रहे हैं, तो उसके राइट टू एक्सप्रेशन का भी वायलेशन है। इट इज नथिंग बट द वायलेशन ऑफ राइट टू द एक्सप्रेशन एंड हेंस इट वायलेट्स द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और आर्टिकल के देखकर हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाले टच स्टोन को चेक कर लें। आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। वो कैसे? आप देखिए, आर्टिकल 21 क्या है? आपको राइट टू डिग्निटी है, गरिमामयी आपको जीवन जीने का अधिकार है। जब आप किसी लड़की का, किसी वाइफ के बिना सहमति के नॉन कंसेंसुअल सेक्स करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप उस लड़की को एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। आप जब उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो आप उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप उसकी डिग्निटी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। जब आप किसी के डिग्निटी का ख्याल नहीं रखते हैं तो आर्टिकल 21 गरिमामयी जीवन का अधिकार देता है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ देता है। राइट टू लाइफ केवल नहीं है आर्टिकल 21, याद रखिएगा, इट इज अ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। और इस तरह से यह आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। कुछ लोगों का, जो कंजर्वेटिव लोगों का कहना है कि जब आप हस्बैंड और वाइफ, इसको आप सहमति को और असहमति को अगर आप रेप के दायरे में ला देंगे, अगर आप इसको रेप के दायरे में ला देंगे तब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका दुरुपयोग होगा, इसका मिसयूज होने लगेगा। जब मिसयूज होने लगेगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। कोई भी औरत जो है, हस्बैंड के साथ कुछ दिक्कत हुई, डाइवोर्स लेना है, वो रेप का चार्ज लगा देगी। पर बात मिसयूज का नहीं है। इनका एक और जो कंजर्वेटिव लोगों का एक ये भी कहना है कि साहब ऐसा है कि वहाँ पर बहुत कम केस होते हैं, जो केस जो होते हैं बहुत ही मिनिमल हैं, और मिनिमल के साथ साथ उसका कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। जो केस इस तरह के होते हैं रेप वाले, उसके कन्विक्शन रेट कम है। देखिए, ये सारे लॉजिक जो हैं पुरुषवादी मानसिकता को दिखाते हैं, पैट्रियार्की को दिखाते हैं। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि कन्विक्शन रेट कम है कि मिनिमल केसेज हो रहे हैं। देखिए, आपको समाज को प्रोग्रेसिव बनाना है, हम प्रोग्रेसिव समाज का निर्माण करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है कि इसका मिसयूज होगा, तो मिसयूज तो ST/SC एक्ट का भी होता है, पर ST/SC एक्ट है कि नहीं? मिसयूज तो डॉरी एक्ट का भी होता है। तो डॉरी एक्ट को हम लोगों ने खत्म कर दिया है क्या? मिसयूज तो हर कानून का किया जा सकता है।
पुलिस चाहे तो हर कानून का मिसयूज करती है, दुरुपयोग करती है। करने के लिए तो सेडिशन का भी दुरुपयोग हो रहा है, तो इसको हमने खत्म कर दिया क्या? देखिए, मिसयूज के नाम पर आप एक इस तरह का पुरुषवादी पैट्रियार्कल सोच को इंपोज नहीं कर सकते हैं महिलाओं पर। याद रखिए, अगर उसका मिसयूज है तो उसका उपाय होगा क्या होगा? आप उसके रेप का जो डिफिनेशन है उसको नैरो डाउन करिए। बहुत लूजली डिफाइंड है। आप रेप के डिफिनेशन को नैरो डाउन करिए और जो उसमें होल्स हैं उसको प्लग करिए। अगर मिसयूज के डर से हम इस तरह का घटिया सोच इंपोज नहीं कर सकते हैं और जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, फिर आपके जहन में प्रश्न ये उठेगा कि इसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या है? कंक्लूजन आप अपने मन से व्यू पॉइंट बना लीजिए, पर याद रखिएगा, आप जो भी सॉल्यूशन या फाइनल कंक्लूजन देंगे वो संविधान सम्मत देंगे। एक वर्मा कमेटी बनती है। जब भी इंटरव्यू में आप जाएं या मेंस के आंसर लिखें तो आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखना चाहिए। तो वर्मा कमेटी बनता है, भारत का लॉ कमीशन बनता है। इन दोनों कमीशंस और रिपोर्ट ने यह कहा है कि वो जो अपवाद है सेक्शन 375 का, इट इज द टाइम टू थ्रो दैट एक्सेप्शन इनटू द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से ये पैट्रियार्की को दिखाता है। दूसरी बात है, हमें प्रोग्रेसिव सोसाइटी का निर्माण करना है। इसलिए इस तरह के जो अपवाद हैं इसको रेप की श्रेणी में लाना चाहिए और इसको हटाना चाहिए। इस तरह का हम लोग और नया वीडियो बनाकर लेते आएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और अगर आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।